So now we will read Ohm's law. So what was Ohm's law? सबसे पहला thing, condition क्या है? If the physical condition of a conductor are kept constant, what are the physical condition? Length, area of cross section, and temperature. So if the physical condition of a conductor are kept constant, मतलब अपन length, area और temperature को change नहीं कर रहे हैं, then the potential, then this is the potential, this is the current. Then it says that the current flowing through the circuit is directly proportional to the applied potential. सिंपल भाषा में जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट, जितना कम पोटेंशियल उतना कम. So this is called Ohm's law. V is proportional to I. Proportionality is removed and replaced by a constant that is called resistance. तो resistance का फॉर्मूला क्या मिल गया था? V by I. And what is resistance? The property of a conductor or any substance to resist or oppose the flow of charges or current through it, है ना? यहाँ देखो inversely proportional है current को. That means if current is more, yeah, simple. If resistance is more, current will be less. If resistance is less, current will be more. Resistance कम है तो करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम. इनवर्स रिलेशन, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है ये तो किसी सेल या बैटरी का कांस्टेंट रहता है ना, ये दोनों वैरी करते हैं. ये अपन ने देख लिया था. रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम. फिर मैंने क्या डिफाइन किया था? 1 ओम. 1 ओम किसके बराबर है? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. वी की जगह 1 वोल्ट रख दिया, करंट की जगह मैंने 1 एम्पियर रख दिया, यहाँ मैंने 1 ओम लिख दिया. क्या डेफिनेशन थी? If on applying a potential of 1 volt, a current of 1 ampere flows through the wire, then resistance of wire is said to be 1 ohm. फिर से देख लो. If on applying a potential of 1 volt, a current of 1 ampere flows through the wire, then resistance of the wire is said to be 1 ohm. ठीक है. फिर अपन ने क्या देखा था? हाँ, ओम्स लॉ में क्या है? V is proportional to I. तो जब भी अपन VI ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक क्वेश्चन ये भी आता है, what is the nature of VI graph? तो VI ग्राफ का नेचर क्या होगा? It is a straight line inclined to the current axis. ठीक, it is a straight line inclined to the current axis. अगर ये straight line नहीं मिलता है तो मतलब कौन सा कंडक्टर है? नॉन ओमिक कंडक्टर. ठीक है, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता. ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब V is not proportional to I. मतलब एब्रप्टली चेंज हो जाएगा करंट आपका पोटेंशियल चेंज करने से. लीनियर रिलेशन फिर नहीं रहेगा. बट 10th में ऐसे कोई वैसे वाले क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे एब्रप्टली चेंज हो. सिंपल है, आपको ओम्स लॉ, सारे जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें सभी में ओम्स लॉ फॉलो होगा. ठीक है. तो ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस. फिर मैंने बताया था स्लोप क्या है यहाँ पे? Slope is the angle between the graph and current axis. Slope is angle between the graph and current axis. और VI ग्राफ का स्लोप क्या देता है? रेजिस्टेंस. VI ग्राफ का स्लोप देता है रेजिस्टेंस. फिर मैंने बताया था कि अगर ये दो वायर हैं, ये एक वायर A है, ये एक वायर B है, मैंने पूछा भाई किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो सिंपल आप एंगल देख लो. B का एंगल ज्यादा है, मतलब B का रेजिस्टेंस ज्यादा है. एंगल हमेशा I के साथ लेना. तो B का रेजिस्टेंस ज्यादा है, A का रेजिस्टेंस कम है. B आपका बैड गया पुअर कंडक्टर है एज कंपेयर टू A. जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो पुअर कंडक्टर, जिसका रेजिस्टेंस कम वो गुड कंडक्टर. ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना. ये हो गया रिवीजन अपना. अब देखो, अब अपन न्यूमेरिकल में आते हैं. पहले MCQ टाइप न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर अपन ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल करेंगे. MCQ टाइप जो न्यूमेरिकल आते हैं, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है. लास्ट ईयर आई हैव टॉट यू दिस टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड लीस्ट काउंट. पढ़ाया था शायद? चलो नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं. लीस्ट काउंट है ना. लीस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम वैल्यू that can be measured
बाय एनी डिवाइस। लीस्ट काउंट क्या है? मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी डिवाइस एक्यूरेटली। ये होता है लीस्ट काउंट, है ना। अब बहुत सिंपल एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ। स्केल है, स्केल है ना। ये देखो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। ये आपका सेंटीमीटर वाला स्केल है, इसमें मिनिमम वैल्यू आप कितना मेजर कर सकते हो? 1 सेंटीमीटर, है ना। दिस विल गिव अ बेटर लुक। देखो यहाँ पर इसमें मिनिमम वैल्यू जो है वो सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? 1 मिलीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर कह रहा हूँ। 1 मिलीमीटर इज द मिनिमम वैल्यू दैट यू कैन मेजर। तो इस स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? 1 मिलीमीटर। सिमिलरली मैंने कहा आपकी घड़ी का लीस्ट काउंट कितना है? कितना है? 1 सेकेंड। द मिनिमम टाइम दैट इट कैन रिकॉर्ड एक्यूरेटली इज 1 सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसा आता है। मुझे एक वोल्ट मीटर दे देगा, मुझे एक एम मीटर दे देगा और बोलेगा इसका लीस्ट काउंट निकालो। ठीक है, देखो यहाँ पे देख लिया आई थिंक ये डेफिनेशन ना। मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय एनी डिवाइस इज कॉल्ड लीस्ट। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक दो होमवर्क दे दूंगा, आप पढ़ते रहना। देखो यहाँ पे ये एक वोल्ट मीटर दे दिया, दिस इज अ वोल्ट मीटर। अच्छा यहाँ ध्यान से पढ़ लेना कि एमवी लिखा है या म्यूवी लिखा है या कुछ नहीं लिखा। अगर एमवी लिखा है मतलब दिस इज मिली 10⁻³ माइक्रो या यू लिखा है, यू मतलब माइक्रो, दैट इज 10⁻⁻। तो ये आपका एक वोल्ट मीटर है। दीज आर द डिविजन। अपोजिट डिवीजन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब मान लो ये 0 है, ठीक। यहाँ पर सपोज 20 है और बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 40 है, ऑप्यूज हो गया, ठीक है। अब ये वोल्ट मीटर का आपका पॉइंटर है, सपोज पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है इस डिवीजन पे। दिख रहा है कौन सा डिवीजन हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। द पॉइंटर इज पॉइंटिंग ऑन द 7th डिवीजन। ये वोल्ट मीटर दे दिया। अब एक बगल में दे देगा एम मीटर, ये एम मीटर का रीडिंग हो गया। 4 5 4 5 4 5 2 4। ये एम मीटर दे दिया, ठीक है। ये 0 है और ये एम मीटर का पॉइंटर है, मान लो यहाँ पॉइंट कर रहा है। ये 5वां डिवीजन है, ये मान लो 9वें डिवीजन पे पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। ये एम मीटर है एंड द रीडिंग इज इन माइक्रो एम्पियर, है ना। ये यहाँ पे ये 10 है, ये 10 नहीं ले लेते हैं, इसको मैंने 40 ले लिया। ये 40 है, ये 80 है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? कैलकुलेट रेजिस्टेंस फ्रॉम दीज टू गिवन डिवाइसेस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V बाई आई। मतलब मुझे V पता होना चाहिए और मुझे I पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले वोल्ट मीटर का रीडिंग अपन निकालते हैं। बहुत इजी है, पहला काम करो। अच्छा कई बार क्वेश्चन में एक ये भी क्वेश्चन लिख लेना कि कैलकुलेट, वो तो ठीक है लिख लो, कैलकुलेट आपको LC निकालना है, लीस्ट काउंट, और रेजिस्टेंस निकालना है। ये दो चीजें आपको निकालनी है। तो पहले लीस्ट काउंट निकालना है दोनों डिवाइसेस का, वोल्ट मीटर का भी, एम मीटर का भी। लीस्ट काउंट का एक सिंपल फॉर्मूला है, कितने डिवीजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 डिवीजन हो गए टोटल, 10 डिवीजन। 10 डिवीजन का वैल्यू कितना है? 20। कितना है? 20 मिली वोल्ट।
तो पहले अपन निकालते हैं एलसी ऑफ वोल्ट मीटर, बहुत इजी है। तो लीस्ट काउंट, अच्छा मैं एक डेफिनेशन तो बताना भूल ही गया, सॉरी। लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, या सबसे छोटे डिवीजन का वैल्यू, या वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ एनी स्केल इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। एक डिवीजन का जो वैल्यू होता है वो होता है लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे देखो कैसे करना है, ये 20 डिवीजन हो गए, सॉरी 10 डिवीजन है, तो मैं लिख सकता हूँ 10 डिवीजन का जो वैल्यू है वो कितना है 20, और यहाँ पर मिली वोल्ट कितना है 20 मिली वोल्ट। तो इज इट क्लियर, नीचे दिख रहा है? वन डिवीजन का वैल्यू कितना होगा 20/10, दैट इज 2 मिली वोल्ट। ये आ गया वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट। फिर से देख लो कैसे करना है, आप नंबर ऑफ डिवीजन काउंट कर लो, 5 और 5 10। 10 डिवीजन का वैल्यू कितना है 20 मिली वोल्ट। लीस्ट काउंट मतलब एक डिवीजन का आपको वैल्यू निकालना है। तो 10 डिवीजन का वैल्यू इतना है, तो एक डिवीजन का वैल्यू 20/10 दैट इज 2 मिली वोल्ट। क्लियर है इतना? इफ इट इज क्लियर गिव अस थम्स अप। और अगर ये बन गया तो अब एम मीटर का निकालो लीस्ट काउंट। पहले एम मीटर का लीस्ट काउंट निकालो। मैं चैट देखता हूँ। चलो ये लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर आ गया। अब मैं यहाँ निकाल देता हूँ लीस्ट काउंट ऑफ एम मीटर। एम मीटर का डायग्राम देख लो। 10 डिवीजन इज इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर। तो 1 डिवीजन हो गया 40/10 माइक्रो एम्पियर। कैंसिल कैंसिल, आंसर आ गया 4 माइक्रो एम्पियर। ये एम मीटर का लीस्ट काउंट आ गया। क्लियर है सबको इतना? अब मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस के लिए मुझे V पता होना चाहिए और I पता होना चाहिए। अब देखो बहुत सिंपल है, आपको लीस्ट काउंट पता है वोल्ट मीटर का भी एम मीटर का भी, मतलब आपको वन डिवीजन की वैल्यू पता है। अब आप सीधे देखो पॉइंटर कहाँ पे है। यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो पॉइंटर है, ये 5 हो गया, 6 और 7th डिवीजन पे। तो अगर वोल्ट मीटर के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी आ रही थी 2 मिली वोल्ट, अगर एक डिवीजन की वैल्यू 2 मिली वोल्ट है तो 7 डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी 14 मिली वोल्ट। सिमिलरली एम मीटर में एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है 4 माइक्रो एम्पियर। अब ये कौन से डिवीजन में मैंने लिया, इसको 9th पे लिया, ठीक है। हल्का डायग्राम गंदा बन गया, सॉरी फॉर दैट। एम मीटर पे ये कौन से डिवीजन पे है 9th पे। तो अगर एक डिवीजन का वैल्यू 4 माइक्रो एम्पियर है तो 9 डिवीजन का वैल्यू कितना होगा 9 4 36 माइक्रो एम्पियर। V मिल गया, I मिल गया, V और I की वैल्यू पुट कर दो, मिली की वैल्यू पुट कर दो और माइक्रो की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हैव यू डन इट? नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वोल्ट मीटर रीडिंग। यहाँ पे आप लिख सकते हो सीधे, वन डिवीजन इज इक्वल टू हाउ मच 2 मिली वोल्ट। तो किस पर है ये 7th डिवीजन पे। तो 7th डिवीजन का वैल्यू कितना हो गया 7 into 2 दैट इज 14 मिली वोल्ट। सिमिलरली इसके लिए आ जाओ, इसमें वन डिवीजन कितना है, वन डिवीजन है 4 माइक्रो एम्पियर। कौन से डिवीजन पे है 9, तो 9 डिवीजन इज इक्वल टू 9 4 36 माइक्रो एम्पियर। अब मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, आर का फॉर्मूला है V/I। V कितना गया आपका 14 माइक्रो। अब जहां माइक्रो सॉरी मिली, सॉरी माइक्रो बोलो, मिली है 10 to the power -3 अपॉन 36 इंटू 10 to the power -6 ओम। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व आप लोग खुद करेंगे। क्लियर है? नाउ सी दिस क्वेश्चन यू विल डू बाय योर ओन। दिस इज अ वोल्ट मीटर, दिस इज द पॉइंटर, these are the division।
है ना, दिस इज 10, 20, 30, 40, पॉइंटर आपका यहाँ पर है, इसके बाद के फर्स्ट डिवीजन में पॉइंटर है इस वाले डिवीजन, ठीक है। दिस इज द वोल्ट मीटर एंड द रीडिंग इज इन, चलो मिली वोल्ट लेते हैं, एंड दिस इज द एमीटर, एमीटर ले लेते हैं, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, इसको चलो अपन वही ले लेते हैं माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड, इसका एरो में बना देता हूँ, इसकी मान लो रीडिंग है यहाँ पे, ये सेकेंड डिवीजन, इसके बाद ये सेकेंड डिवीजन पे फाइंड लीस्ट काउंट दोनों का, एमीटर का भी वोल्ट मीटर का भी, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। करो आराम से करो, ये 0 रीडिंग है इनका, 0 रीडिंग यहाँ से 0। अब देखो यहाँ ध्यान देना एक चीज, पहले 10 डिवीजन थे, अब यहाँ 10 ना कितने डिवीजन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, तो कैसे लिखोगे, 5 डिवीजन इज इक्वल टू 10 मिली वोल्ट, तो इसका लीस्ट काउंट निकालोगे, है ना, यहां भी सेम हो गया, यहां भी 5 हो गया, करो निकालो आंसर, लीस्ट काउंट निकालो, रेजिस्टेंस निकालो, एंड टेल मी द आंसर इन द चैट। तो सिंपल सी बात है, लीस्ट काउंट देख लो यहाँ पे, 5 डिवीजन इज इक्वल टू 10 मिली वोल्ट, 5 डिवीजन है 10 मिली वोल्ट, तो 1 डिवीजन हो गया 10/5, दैट इज 2 मिली वोल्ट, इसका आ गया, इसका भी सेम आएगा, तो इसका भी मैं सीधे लीस्ट काउंट लिख देता हूँ, इसका लीस्ट काउंट आएगा, या 1 डिवीजन लिख देता हूँ, 1 डिवीजन का वैल्यू आएगा 2, बस यहाँ पे यूनिट क्या होगी, चेंज, माइक्रो एम्पियर, ये लीस्ट काउंट आ गया। अब आप निकाल दो आंसर, यहाँ पे कितना हो गया डिवीजन देखो, अच्छा डिवीजन काउंट करना है ना, ये वैल्यू मत कर लेना, जैसे ये 1, 2, 3, ये 10 डिवीजन हो गए, ये 11वां डिवीजन है, तो एक डिवीजन का वैल्यू है 2, तो 11 डिवीजन का वैल्यू कितना होगा, 11 डिवीजन विल बी इक्वल टू 11 2 सा 22, क्लियर है इसमें, ओके। तो ये आ गया आपका वोल्ट मीटर का रीडिंग, 22 मिली वोल्ट। एमीटर का निकाल दो, ये 5 डिवीजन, 10 डिवीजन, 15 डिवीजन, 16, 17 डिवीजन, एक डिवीजन का वैल्यू है 2, तो 17 डिवीजन का वैल्यू आ गया 17 2 सा 34 माइक्रो एम्पियर, ये आ गया एमीटर का रीडिंग। अब पुट कर दो, R इज इक्वल टू V/I, आंसर आ जाएगा। अब दैट यू हैव टू कैलकुलेट, ओके। हाँ, मिली और माइक्रो की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -, क्लियर है, सबको बन जाएगा, कोई डाउट, सभी ने ऐसे ही किया ना, डिवीजन काउंट किया है ना, 21 तो मल्टीप्लाई नहीं कर दिया किसी ने, इसने चैट भेजा काबिंदु, ओके क्लियर है बेटा, ओके चलो ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आते हैं दिस टाइप ऑफ, so this is one question related to Ohm's law that you have to do, है ना। A wire of resistance R is connected to a source V वोल्ट का सोर्स है, बैटरी है, having current I, करंट कितना फ्लो कर रहा है I, what is the new current if resistance becomes 1/4 of its initial value, this is the question। देख लिया सभी ने क्वेश्चन, ओके चलो मैं इसको थोड़ा क्वेश्चन मिटा रही है, चलो मिटाने की जरूरत नहीं, देख लो यहाँ पे
अब देखो ये फिर से कौन सा क्वेश्चन है, डबल ट्रिपल वाला है ना, 1/4 कर दिया, हाफ कर दिया, डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया। मैंने बताया था तभी भी ये डबल ट्रिपल वाले क्वेश्चन आते हैं कि वैल्यू को डबल कर दिया, हाफ कर दिया। हमेशा क्या लेके चलना है, पहले इनिशियल लेके चलना है। आप ये मान लो, लेट ये इनिशियल आप मान लो, इनिशियल चीज, दिस इज द सोल्यूशन। इनिशियली क्या मान लो आप, पोटेंशियल को V मान लो, रेजिस्टेंस को आपने I माना, करंट को I माना। पोटेंशियल इज V, रेजिस्टेंस इज R, करंट इज I। आपको क्या रिलेशन मिला, V इज इक्वल टू I R। अब मुझे निकालना क्या है, देखो व्हाट इज द न्यू करंट, मुझे करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट व्हेन रेजिस्टेंस बिकम कितना, 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो जिसको निकालना है ना उसके टर्म्स में फॉर्मूला निकालो। मेरे को आई निकालना है, व्हाट इज द न्यू करंट, तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा V बाई आर। क्लियर है। अब जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चेंज क्या हो रहा है, व्हाट इज द न्यू करंट, सपोज इफ द रेजिस्टेंस बिकेम 1/4, अब नया रेजिस्टेंस क्या है, R/4। व्हाट इज द न्यू करंट, नया करंट मैंने मान लिया I डैश। अच्छा, पोटेंशियल को मैंने टच नहीं किया है तो V आपका V ही रहेगा। क्लियर है। अब देखो क्या फॉर्मूला आएगा, I डैश इज इक्वल टू V अपॉन, अब मैं R की जगह क्या पुट करूंगा, R/4। 4 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो गया 4V/R। अब यहां ध्यान देखो, V/R किसके बराबर है, इनिशियल करंट I के। हमेशा आंसर इनिशियल के टर्म्स में निकालते हैं, तो V/R किसके बराबर है, इनिशियल करंट I के बराबर। आपका आंसर आ गया 4I। तो नया करंट हो जाएगा I डैश विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल करंट I। क्लियर है सभी को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Now we will study the factors on which resistance depends. क्या पढ़ेंगे, factor on which R depends। ठीक, सबसे पहला फैक्टर है R is proportional to, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इफ द लेंथ विल इंक्रीज रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। सिंपल सी बात है, मेरे पास एक छोटी सी वायर है 1 सेंटीमीटर की, और मेरे पास एक 10 सेंटीमीटर की वायर है। मान लो 1 सेंटीमीटर की वायर में करंट को ट्रांसमिट करना है, 1 सेंटीमीटर वायर की लेंथ कम है तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे, कम होंगे। और 10 सेंटीमीटर वायर की लेंथ बहुत ज्यादा है तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर की जो वायर है जिसकी लेंथ छोटी है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जो बड़ी वायर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना। तो जैसे वायर की लेंथ बढ़ जाएगी, क्वेश्चन आता है कि वाई लॉन्गर वायर हैज मोर रेजिस्टेंस, तो सिंपल सी बात है, एज द लेंथ विल इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथ द मेटल आयन और विद द इलेक्ट्रॉन और विद द चार्ज पार्टिकल, वो भी बढ़ जाएगा, इट विल ऑल्सो इंक्रीज, ड्यू टू विच द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ठीक है, आप ऐसा भी देख लो, ये एक लंबा सा वायर है और दूसरा एक छोटा सा वायर है, साइड साइड साथ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इतना ही ट्रैवल करना है, यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसे जा रहा है जा रहा है। यहाँ कम कोलिजन होंगे, अब यहाँ पे अगर ये ट्रैवल करेगा तो इसको बहुत ज्यादा कोलिजन मिलेंगे रास्ते में, तो इसका रेजिस्टेंस, लॉन्गर वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताया था, जहां से कोई चीज अंदर आती है या बाहर जाती है। ठीक है, ये हो गया और एक ये हो गया, है ना। ये वायर ए है और ये वायर बी है, क्लियरली।
वायर ए का क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, वायर बी का क्रॉस सेक्शन कम है। अब देखो सिंपल सी बात है, आप स्कूल में हो, ठीक है, अब मान लो बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं, या फिर वो देख लो स्कूल का जो मेन गेट है आपके, एक वो छोटा वाला गेट है जो खुलता है, फिर ऐसे बच्चे उचक उचक के जाते हैं अंदर से, और जो पूरा आपका मेन गेट खुल जाता है। तो ज्यादा लोग कब निकल पाएंगे गेट से एक साथ, जब पूरा मेन गेट खुल जाएगा या जब छोटा वाला गेट खोलेंगे। ऑब्वियसली जब पूरा मेन गेट खुल जाएगा। क्यों ज्यादा लोग पास हो पा रहे हैं, क्योंकि एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ भी सिंपल सी बात है, जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ चार्जेस जो यहाँ से फ्लो करेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस जो फ्लो करेंगे वो क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो अगर चार्जेस ज्यादा फ्लो हो रहे हैं मतलब करंट ज्यादा है, करंट ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस कम है। इसीलिए अगर किसी वायर का एरिया ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और अगर किसी वायर का एरिया कम है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। छोटा सा गेट है, बहुत कम लोग निकल पाएंगे, बड़ा सा गेट है, बहुत ज्यादा लोग पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया को। और थर्ड फैक्टर है रेजिस्टेंस। आप इन दोनों को थर्ड फैक्टर तो मत लो, मतलब कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज proportional to nature of material, nature of material, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल कैसा है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमी कंडक्टर है। फिर कंडक्टर है तो कौन सा कंडक्टर है, आयरन है, कॉपर है। हर इंसान का नेचर अलग होता है ना, वैसे ही हर सब्सटेंस का भी जो नेचर है रेजिस्टेंस को सपोर्ट करने के लिए वो अलग होता है, ठीक है। तो तीन चीजें ध्यान रखो, लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे। एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एज द एरिया विल इंक्रीज रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा, बिकॉज नाउ द चार्जेस हैव मोर स्पेस टू मूव, कंजेशन कम है, स्पेस ज्यादा, तो इजीली मूव कर जाएंगे। एंड लास्ट है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अब मैं इन दोनों चीजों को कंबाइन करता हूँ। जब मैं इन दोनों चीजों को कंबाइन करता हूं तो मुझे मिलता है इन दोनों को R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। अब जब भी मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूं तो मैं क्या लगाता हूं, कांस्टेंट, है ना। अब उस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। अब रेजिस्टिविटी बोलो या नेचर ऑफ मटेरियल बोलो, बात एक ही है। यही नेचर ऑफ मटेरियल को अपन रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब देखो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सामने ही है ना न्यूमरेटर में, मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। समझ गए, फिर से एक बार देख लो। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। I have combined these two equations. I have got R is proportional to L by A. After removing the sign of proportionality, I get R is equal to rho L by A. यहाँ पर जो रो है इसको अपन रो बोलते हैं। लास्ट ईयर डेंसिटी में पढ़ा था ना, RHO रो। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द, मतलब अगर, अच्छा देख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी या कंडक्टर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, इंसुलेटर बैड कंडक्टर है मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब रेजिस्टिविटी भी क्या है, ज्यादा है। तो जितने भी पुअर कंडक्टर हैं या बैड कंडक्टर है उन सबकी रेजिस्टिविटी हाई होगी, और जितने भी गुड कंडक्टर हैं उन सबकी रेजिस्टिविटी लो होगी। सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की होती है, फिर सेमीकंडक्टर, और सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर की। सबसे ज्यादा इंसुलेटर क्योंकि उनका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, बिल्कुल करंट फ्लो नहीं करता। फिर सेमीकंडक्टर क्योंकि उनका रेजिस्टेंस हल्का कम है, और फिर सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर की, क्योंकि वो उनका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, उनकी रेजिस्टिविटी भी सबसे कम होती है।
ये लिख लो आप तीनों चीजें। ये आता है क्वेश्चन, स्टेट 3 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड। तो इट डिपेंड्स ऑन लेंथ, इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। फिर आपको ऐसा कंबाइन करना है, ये लिखना है और आपको लिखना है रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल। हर सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी अलग है, आयरन की अलग है, स्टील की अलग है, कॉपर की अलग है, मरकरी की अलग है, प्लास्टिक की अलग है, एयर की अलग है, सबकी रेजिस्टिविटी अलग है। जो पुअर कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, जो गुड कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी। क्लियर है इतना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? गिव अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर। So the next topic we are going to study is resistivity denoted by the Greek letter rho. अब क्या फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का? R is equal to rho L by A। ठीक है, अब मुझे पहले रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी है। यूनिट में कैसे निकालूंगा? इसको यहाँ भेज दो, R इंटू ए, L को नीचे भेज दो, अपॉन L इज इक्वल टू रो। क्लियर है? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। कोई भी एरिया हो उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर इंटू मीटर। और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, इज इक्वल टू रो। मीटर मीटर कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई? ओम मीटर। क्लियर है? द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। बन जाएगा ये, रट लो। ये तो मैंने निकालना आपको सिखा दिया कि यूनिट कैसे निकालते हैं, बट आप रट लेना, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब बात आती है कि मुझे रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देनी है। देख लो ये, राइट इट डाउन, लिख लेना तो थम्स अप कर देना। बिटी, ठीक है, देखो आता। अब ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल। जब भी किसी का नेचर डिफाइन करते हैं, जैसे किसी ने कहा कि सर का नेचर कैसा है, तो क्या बोलोगे? अच्छा है या बुरा है ना? या किसी से कंपेयर करके बोलोगे, ऐसा नहीं बुराई करते हो किसी टीचर की या किसी की अच्छाई करते हो आप लोग आपस में, बोले ये सर अच्छे हैं, ये मैडम अच्छी हैं, उनमें ये कमी, उनमें ये कमी, या फ्रेंड्स की बात करते हो। तो किसी का नेचर जो अपन डिफाइन करते हैं, तो नेचर हमेशा कंपेयर करके डिफाइन करते हैं, उसकी डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं होती किसी के नेचर, है ना? तो देखो क्या फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा मेरे को? फाइनली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रो हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल। अब रेजिस्टिविटी को किसके टर्म्स में डिफाइन करना है? रेजिस्टेंस के टर्म्स में, इसके टर्म्स में डिफाइन करना है। अब मैं इसके टर्म्स में कब डिफाइन कर पाऊंगा? अगर ए और एल हट जाएं। अब ए और एल अपने आप तो हटेंगे नहीं, ए और एल तब हटेंगे जब मैं इनको कुछ वैल्यू दूंगा। और कौन सी वैल्यू दूंगा? यूनिट वैल्यू। तो अगर मैं ये मान लूं कि इस एक मेरे पास वायर है, उसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, और उन वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे पुट कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? R इंटू 1 अपॉन 1। तो सिंपली मुझे क्या मिल जाएगा? जो रिलेशन मुझे मिलेगा, रो इज इक्वल टू R। अब मुझे डेफिनेशन देनी है, फिर से मैंने बोला याद नहीं करना, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे, रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Resistivity of a wire is equal to resistance of wire having unit length and unit area of cross section। इतना इजी है। तो ध्यान रखना, नेचर है तो उसकी खुद की डेफिनेशन नहीं है, उसको किसी के टर्म्स में डिफाइन करना है। किसके टर्म्स में डिफाइन करना है? रेजिस्टेंस के टर्म्स में। कैसे करना है? रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बहुत इजी है, फिर से सुन लो। रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस। बन जाएगा, बहुत इजी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? गिव अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर।